दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि है भारतीय राजनीतिक विचारक। इस श्रृंखला में हमारे पहले विचारक हैं कौटिल्य, जिन्हें हम भारत का सबसे महान राजनीतिक विचारक भी कह सकते हैं। इन्हें जो है और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त और चाणक्य। अब विष्णुगुप्त जो है वो इनका वास्तविक नाम था, और चाणक्य जो है वो इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम जो है चणक है। अब इसके अलावा आप पूछेंगे सर फिर कौटिल्य क्यों कहा जाता है, ये भी बता दीजिए। तो देखिए, कौटिल्य इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इनका जो गोत्र है वो कुटिल था। इनके परिवार की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। अब ये तो आप इनकी जो वेशभूषा है उसको देखकर भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो इनका जन्म जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्वी पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी आज से 2500 साल पहले। और इसके पश्चात ये अपने अध्ययन के लिए तक्षशिला जो है गए थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये अपनी शिक्षा दीक्षा में इतने ज्यादा निपुण थे कि तक्षशिला में पढ़ने के पश्चात इन्होंने तक्षशिला में ही अध्यापन का कार्य भी जो है शुरू कर दिया था। अब इसके पश्चात जब ये बड़े होते हैं तो उस समय का भारत था उसमें सत्ता का केंद्र रहता है मगध। इसीलिए जो मगध के राजा हैं उनसे भेंट करने के लिए ये वापस जो है पाटलिपुत्र की तरफ जो है आते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जो इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। होता यह है कि उस समय वहां पर नंद वंश का शासन था, जिसके राजा थे धनानंद। अब धनानंद जो है वो बहुत ही क्रूर प्रकृति के राजा जो है हुआ करते थे, और उनकी जैसे ही कौटिल्य पर नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब सर ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो कौटिल्य है वो रंग रूप से बहुत अच्छे नहीं दिखते थे, वो थोड़े से कुरूप से थे, जिसके कारण जो धनानंद है वो कौटिल्य को देखकर घृणा करने लग जाते हैं। अब ऐसे में जो चाणक्य है वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और वो धनानंद से ये कहते हैं, वो बहुचर्चित कसम खाते हैं कि धनानंद, जब तक मैं तेरे समूल वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा चोटी जो है नहीं बांधूंगा। अब इतने अपमान के पश्चात जब उन्हें थोड़े समय बाद एक लड़का मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्हें जो है इस लड़के में एक आदर्श राजा के लिए जितने भी आवश्यक गुण होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिस कारण वो इस लड़के को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेते हैं। और कई सालों तक इसे वो प्रशिक्षण देकर इतना काबिल बना देते हैं कि ये धनानंद का नाश कर देता है और उसकी जगह सम्राट बन जाता है। इसके पश्चात ये अपने प्रधानमंत्री के तौर पर जो कौटिल्य हैं उन्हें ही नियुक्त करते हैं। अब जो कौटिल्य है उनकी महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये पूरा ब्राउन रंग का जो पोर्शन दिया है ये पूरा जो है इन्हीं के अंडर में आता था, और इसको जिताने में जो कौटिल्य है उनका बहुत बड़ा हाथ जो है रहता है। इसके अलावा मैं कौटिल्य की अगर और बात करूं तो इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। सर, ये मैकियावेली कौन है? तो देखिए, मैकियावेली के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये 15वीं शताब्दी में इटली में पैदा हुए विचारक हैं, मध्यकालीन युग के विचारक हैं। और इनके समय में जो इटली था वो तानाशाहों के अधीन था, जिस कारणवश इनकी विचारधारा बनती है कि इटली को एकजुट करने के लिए, इटली को आजाद कराने के लिए अगर हमें किसी भी तरह के साधन अपनाने पड़े, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना हो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ऐसी ही विचारधारा तो कौटिल्य की भी रहती है। कौटिल्य भी तो यही कहते हैं कि राज्य का हित जो है सर्वोपरि है। उसके लक्ष्यों को साधने के लिए अगर हमें साम दाम दंड भेद किसी का भी सहारा लेना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पर सर, इन्हें भारत का मैकियावेली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, इनका जन्म तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, और जो कौटिल्य है वो तो लगभग 2500 साल पहले जन्मे थे। तो कौटिल्य तो इनसे पहले के हैं। हाँ, पहले के हैं, लेकिन कौटिल्य जो है अपनी जिस ग्रंथ से प्रचलित हुए, जो कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र,
इसकी खोज आप जानते हैं कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है 20वीं शताब्दी में हुई थी। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, इसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई है। उसके पहले ये ग्रंथ जो है हमारे हाथों से खो गया था और भारत के ऊपर ये तक इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि भारत ने दुनिया को आध्यात्म दर्शन भले ही दिया है, पर राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से तो ये पूरी तरह से मरुभूमि है। हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र की खोज होने के बाद ये इल्ज़ाम जो है पूरी तरह से झूठा साबित हो जाता है और ऐसा कहने वाले अपने मुँह पर चुप्पी साध लेते हैं। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैकियावेली के काफ़ी समय बाद जो है एक ग्रंथ जो है खोजा गया था, जिस कारणवश मैकियावेली जो है तब तक पूरी दुनिया में प्रचलित हो चुके थे। और इसके अलावा मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो भारत का इतिहास है, उसको लिखने में कहीं न कहीं अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा योगदान है, जिस कारणवश कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली कह दिया जाता है। इसके अलावा जो कौटिल्य हैं, उन्हें यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन भी जो है कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए जो कौटिल्य है, वो सुकरात या प्लेटो की तरह या फिर बुद्ध या जैन की तरह बहुत ही ऊपरी स्तर की बातें या बहुत दार्शनिक स्तर की बातें नहीं करते थे। वो बहुत ज़्यादा संबंध रखते थे व्यावहारिक जीवन से। इसलिए उनकी जो विचार हैं, वो भी कैसे होते थे? व्यावहारिक होते थे। जब आप इनका सप्तांग सिद्धांत समझेंगे, मंडल सिद्धांत समझेंगे, तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं अगर इनकी रचना अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताऊं, तो ये अर्थशास्त्र कोई एक पुस्तक नहीं है। ये असल में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोकों से मिलकर बनी है। इतनी विशाल है ये पुस्तक। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए जो अधिकरण है उसका मतलब असल में होता है पुस्तक। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 15 पुस्तकों का क्या है? संग्रह है। उसी तरीके से अगर मैं अध्याय की बात करूं, तो अध्याय का मतलब होता है चैप्टर। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है 150 चैप्टर हैं। और उसी तरह से अगर मैं प्रकरण की बात करूं, तो प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। आप कह सकते हैं इसके अंदर 180 टॉपिक हैं। सर चैप्टर और टॉपिक दोनों की संख्या अलग कैसे? तो देखिए चैप्टर तो आप समझ सकते हैं, जैसे एक चैप्टर, दो चैप्टर। टॉपिक आप मान लीजिए जैसे भूगोल है, तो भूगोल में एक टॉपिक हो गया ब्रह्मांड। अब लेकिन एक बात समझिएगा, जो 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण है, उसकी वजह यह है कि कई बार इनके एक से अधिक टॉपिक जो हैं वो एक ही चैप्टर में खत्म हो जाते हैं। अब इसके अलावा कौटिल्य की विचारधारा को अगर आपको समझना है, तो आपको जो है इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, उसको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। तभी आपको इनके सोचने का तरीका जो है समझ आ पाएगा। अब मुझे बताइए, अर्थशास्त्र, इससे आप क्या समझते हैं? सर अर्थशास्त्र, अर्थ तो हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं सर। अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब उसका अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र मतलब सर होगा धन का शास्त्र। तो देखिए ऐसा नहीं है। कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है, ये कोई धन का शास्त्र नहीं है। ये तो क्या है? ये तो राजनीति शास्त्र जो है उसकी एक महान रचना है। अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स में तो, अर्थव्यवस्था में तो हम यही पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब धन को कैसे व्यवस्थित करना है उसका शास्त्र। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम एथिक्स में, नीति शास्त्र में 4 पुरुषार्थों का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम ये पाते हैं कि व्यवहारिक जीवन में सबसे जरूरी क्या है? धर्म। धर्म मतलब लोगों को भैया दान धर्म करना चाहिए, लोगों को गलत तरीके के कार्य जो है नहीं करना चाहिए, लोगों को दूसरे की मदद करना चाहिए। ये धर्म होता है जो किसी के भी जीवन में सुख के लिए बहुत जरूरी है, ये सुख का आधार है। और मुझे एक बात बताइए, आप दान धर्म, पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ वगैरह सब कब करवाएंगे? निश्चित तौर पे आप ये तब कर सकते हैं जब आपके पास अर्थ हो, जब आपके पास धन हो, जब आपके पास पैसा हो। अगर अर्थ ही नहीं होगा, धन ही नहीं होगा, तो क्या आपका पूजा पाठ कर्म कांड में मन लगेगा? निश्चित तौर पे नहीं। तो इसलिए कौटिल्य कहते हैं धर्म का आधार भी क्या है? धर्म का आधार भी अर्थ है। अब आप कहेंगे सर धर्म से अर्थ ज्यादा जरूरी है, पर इससे अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र कैसे बन गया? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने समय में किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छा जीवन जीना है, पैसा कमाना है,
तो मुझे बताइए उसका सबसे बड़ा साधन क्या था? निश्चित तौर पे उस समय इसका सबसे बड़ा साधन था भूमि, यानी कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। क्योंकि आप समझो आपका राज्य अगर अच्छा फल-फूल रहा है, आपके यहाँ आबादी बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको और क्या चाहिएगी? भूमि चाहिएगी। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अपने राज्य को खुशहाल बनाने के लिए ढेर सारी भूमि को प्राप्त करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी भूमि का क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए भूमि को प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना, उसका विस्तार करना, क्या ये सब बिना राजनीति के मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब जो भूमि है, उसको आप कैसे प्राप्त करोगे, उसकी कैसे रक्षा करोगे, मनुष्य अपनी जीविका का अर्जन जो है कैसे करेगा। मतलब कि प्राचीन समय में जो अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है, ये दोनों असल में एक ही चीज हुआ करते थे। अब हम देखते हैं कौटिल्य के राजनीतिक विचार। कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार है, इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार और दूसरा कौटिल्य की विदेश नीति। अब जो इनके राज्य संबंधी विचार है, उसमें कहीं न कहीं हम जो प्रजा है और जो राजा है, उनके आपस में संबंध कैसे हैं, ये जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं उनके कैसे मामले आ रहे हैं, तो इसमें उनके आंतरिक मामले जो हैं वो आ रहे हैं। अब इसके अलावा उनकी अगर हम विदेश नीति की बात करें, तो इसमें जो है कोई भी एक राज्य ले लीजिए, वो दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध रखेगा या एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, ऐसी बातें जो है इनकी विदेश नीति में आती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो भारत जो है वो पाकिस्तान, श्रीलंका इनके साथ क्या नीति अपनाएगा या उसे क्या अपनानी चाहिए, ये एक तरह से क्या हो जाएगी विदेश नीति हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसमें जो है कैसे मामले आते हैं, तो इसमें जो है बाह्य मामले जो हैं आते हैं। अब कौटिल्य के जो राज्य संबंधी विचार है, इसमें हमें उनके दो विचार जो है देखना है। पहला राज्य की उत्पत्ति और दूसरा सप्तांग सिद्धांत। उनकी जो विदेश नीति है, इसमें हमें उनके तीन विचार जो हैं पढ़ना है। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाटगुण्य नीति और तीसरा चातुगुण्य नीति। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं इनका राज्य की उत्पत्ति का विचार। अब सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है आपके मन में ये आएगा कि सर राज्य क्या है? तो देखिए हमारी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, अब ये सब कहाँ पूरी होती है? तो ये सब एक राज्य के भीतर जो है पूरी होती है। अब आप कहेंगे सर जंगल में भी जाकर ये आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, राज्य का हिस्सा बनने की क्या जरूरत है? तो देखिए जंगल में आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, आपको आपकी सहयोग करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कानून व्यवस्था जो है, प्रशासन जो है, उसके लिए राज्य का हिस्सा बनना क्या है? आवश्यक है। और ये राज्य कैसे बना, इसी को लेकर ये सिद्धांत है। अब इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए। वो सवाल ये कि सर ये सरकार क्यों होती है? या सरकार का काम क्या है? क्या सरकार के बिना हम नहीं रह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं रह सकते हैं, सरकार देश चलाती है। पर इसी बात को एक व्यवस्थित तौर पर इस सिद्धांत में हम समझने वाले हैं। अब इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि कौटिल्य का स्वयं का कोई राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो काफी हद तक जो 17वीं शताब्दी के यूरोप के प्रचलित सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत है उससे मिलते जुलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या है? तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये कहते हैं कि दुनिया में कैसी स्थिति थी? प्राकृतिक दशा थी, अराजकता थी। अराजकता मतलब कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ जो बलशाली है वो अपनी मर्जी चलाता था और कमजोरों को क्या करता था? दबाता था। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय संदर्भ में बात करूं तो ये किसकी स्थिति थी? मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मतलब कि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती थी? खा जाती थी। इसे आप जंगल का कानून भी कह सकते हैं। जंगल का कानून मतलब शेर जो है वो दूसरे छोटे छोटे जानवरों को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? ये तो प्रकृति का नियम है। तो देखिए दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो कमजोर है, निर्बल है,
उनके अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, ये हनन, ये शोषण रुकना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे इसको रोका जाना चाहिए। अब सवाल उठता है, रोकेगा कौन? तो इसके लिए जो यूरोप वाले हैं वो बताते हैं प्रभु सत्ताधारी को हमें लाना पड़ेगा। सर ये क्या होता है? वर्तमान में इसी को आप सोवरिन जो है कहते हो, या फिर भारतीय संदर्भ में अगर बात करूं तो एक राजा को लाना पड़ेगा। मनु जो है वो दुनिया के पहले राजा जो है माने जाते हैं। सर ये प्रभु सत्ताधारी और राजा क्या करेंगे? तो देखिए, ये प्रशासन बनाएंगे, ये कानून व्यवस्था बनाएंगे, ये नियम बनाएंगे, जिसके जरिए जो बलशाली है वो कमजोर के अधिकारों को क्या ना कर पाए, छीन ना पाए। पर अब मुझे एक बात बताइए, प्रशासन, नियम, कानून व्यवस्था, ये सब अगर बनाना है तो इसके लिए इनको भी किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए, इनको जो है धन की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो धन पैसा कौन देगा? तो इसके लिए जनता का एक दायित्व निश्चित किया गया कि जनता क्या करेगी, कर जो है चुकाएगी, और उस कर के पैसे से ये क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। सर कल्याणकारी राज्य मतलब अस्पताल बनाएंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं लगती हैं, रेल सेवा वगैरह, सब कुछ जो है ये बनाने का कार्य जो है करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो जैसा आप बता रहे हैं मनुस्मृति, मनु, या फिर अगर हम बात करें यूरोप के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या है, तो उसमें कौटिल्य कहाँ है? तो देखिए, कौटिल्य जो है इन सिद्धांतों को पूरा करने का काम करते हैं। कौटिल्य बताते हैं कि जो प्रभु सत्ताधारी है वो भले ही शक्तियों का धारक है, और उसकी शक्तियां भी क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, उसके पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो प्रभु सत्ताधारी है पर वो प्रभु नहीं है। वो किससे बंधा है? तो वो जो है धर्म से बंधा हुआ है। उसी तरीके से जो मनु है वो भले ही राजा है पर वो क्या नहीं है, वो देवता नहीं है। वो भी किससे बंधा है? धर्म से बंधा है। सर धर्म से बंधा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रजा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, उनकी कुशलता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रजा क्या कर सकती है? प्रजा इन्हें कर देना जो है बंद कर सकती है। मतलब कि इन्हें भी क्या करना होगा, अपने धर्म का पालन करना होगा। तो ये जो कौटिल्य का विचार है, ये पाश्चात्य मान्यताओं से, या फिर हम कहे मनुस्मृति से क्या है, इनको अलग जो है बनाता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, और इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है इस काम के बदले, इस टैक्स के बदले उन्हें अस्पताल वगैरह जो जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही है। तो ये एक तरह से क्या है, सरकार और जनता के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सरकार को कर तब तक ही मिलेगा जब तक वो क्या करे, जनता के लिए व्यवस्थाएं जो है उसको करने का कार्य जो है अच्छे से करे। अब इसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत आता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो माना जाता है कि ये जो है कौटिल्य का सबसे जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए जिन भी तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों की व्याख्या जो है वो कौटिल्य इस सिद्धांत में करते हैं। अब आप कहोगे सर सप्तांग का मतलब क्या है? तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। सप्त यानी कि सात, और अंग का मतलब तो हम समझते हैं ऑर्गन। सर पर इसको सप्तांग ये ऐसा नाम क्यों कह रहे हैं? राज्य के तत्वों को सात अंग, शरीर के अंग क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, इस सिद्धांत में कौटिल्य क्या करते हैं, एक राज्य जो है उसकी तुलना वो किससे करते हैं? मानव शरीर से करते हैं। सर राज्य की तुलना शरीर से कैसे हो सकती है? तो देखिए, मानव शरीर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सारे अंग होते हैं, जैसे आंख, कान, हाथ, पैर वगैरह। अब मुझे बताइए, इनमें से कोई सा एक अंग जो है अगर आपका कट जाए तो क्या आप अपनी संपूर्ण कौशल से कार्य कर सकते हैं? निश्चित तौर पे नहीं। उसी तरीके से कौटिल्य बताते हैं कि जो राज्य के तत्व हैं उनमें से अगर एक भी तत्व अपना काम करना बंद कर दे तो राज्य क्या हो जाएगा, वो एक शरीर की तरह ही विकलांग हो जाएगा। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, साप्तांग सिद्धांत है। अब हमारे शरीर में मुझे बताइए
सबसे ज़रूरी बाहरी अंगों की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़रूरी अंग कौन-सा होता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर सिर। जब भी हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तब हम सिर को ही बचाने के लिए क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। तो ये जो अंग है सिर, ये बताते हैं कौटिल्य ये क्या है? ये स्वामी है, राजा है। तो स्वामी राजा को कौटिल्य राज्य का सिर जो है बताते हैं। क्योंकि अगर राजा गया, चेस के गेम में भी हम देखते हैं, अगर राजा गया तो पूरा गेम ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि राजा ही क्या कर रहा है? वही देश को चला रहा है, वही शासन कर रहा है, उसके ही आदेश पर सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, राजा जो सिर के समान है, जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं और जिसको कौटिल्य जो है वो स्वामी कहते हैं। स्वामी इसलिए क्योंकि यही क्या है? राज्य का मालिक है। तो ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए अच्छे गुणों वाला होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर इसमें बहुत आवश्यक जो है गुण होने चाहिए। सर गुण कौन से? तो देखिए 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब इनको अच्छा होने के लिए क्या गुण चाहिए? तो क्षत्रिय जो है उसको वीर होना चाहिए, अपने लोगों की रक्षा करना आनी चाहिए। ब्राह्मण जो है उसको विवेकशील होना चाहिए, उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वैश्य, इसे जो है समय परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना आना चाहिए। भैया कोरोना में कैसे व्यापार करना है, कोरोना के पहले या बाद में कैसे व्यापार करना है। और राजा की बात करें तो कब किस शत्रु से कैसे लड़ना है। एक अच्छे शूद्र वो होता है जिसके अंदर क्या हो? संयम हो। तो राजा में भी क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना आना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या इतने सारे गुण एक व्यक्ति में होना आसान है? निश्चित तौर पे नहीं। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा में कैसे गुण होना चाहिए? तो दैवी गुण जो है होना चाहिए। अब यही गुण जो है कहीं न कहीं उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य में दिखाई दिए थे। तभी तो उन्होंने मौर्य जो है उनको प्रशिक्षण देकर क्या बनाया? राजा बनाया। अब एक डायलॉग मुझे लगता है स्पाइडरमैन का, आप सबने सुना होगा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तो ये जो कौटिल्य का राजा है, ये निरंकुश नहीं है, ये धर्म से बंधा हुआ है, जैसा कि हमने पहले समझा। तो इसके क्या है? कुछ कर्तव्य हैं जो इसको निभाने होंगे। सबसे प्रमुख कर्तव्य है, इसे क्या करना है? इसे जन कल्याण के लिए कार्य करना है। सर जन कल्याण मतलब? अरे अस्पताल बनवाना है, न्याय व्यवस्था जो है वो बनवानी है, इसको जो स्कूल कॉलेज बनवाना है, वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा इसको अपने राज्य की क्या करना है? रक्षा करना है। और रक्षा जो है इसको हर तरह के आक्रमण से करना है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी हो। राजा के बाद कौटिल्य जो है दूसरा स्थान देते हैं अमात्य को, मंत्री को। वो कहते हैं कि ये राज्य की किसके समान है? तो ये राज्य की आंख के समान है। अब आंख क्यों? मुझे बताइए, हमारी जो आंखें हैं ये क्या करती हैं? निश्चित तौर पे हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है, ये आंखें हमें उसकी क्या देती हैं? जानकारी देती है। तो उसी तरीके से कौटिल्य कहते हैं कि एक राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी जानकारी राजा को कौन देगा? तो वो राजा को मंत्री देगा। अब मुझे बताइए, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राजा के बाद दूसरे स्थान पे आ रहा है और सीधा राजा से बात कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए कैसा होना चाहिए? तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति योग्य होना चाहिए। अब योग्य नहीं हुआ, मान लो सिफारिश से आया हुआ हुआ या फिर राजा का ही कोई सगा संबंधी रिश्तेदार हुआ, तो मुझे बताइए क्या ये अच्छी सलाह दे पाएगा राजा को? निश्चित तौर पे ये नहीं दे पाएगा। और जब ये अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा, चापलूसी करेगा, तो राज्य ही क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा कौटिल्य बताते हैं कि इसे कैसा होना चाहिए? तो इसे निष्ठावान होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए, ईमानदारी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ईमानदार ना हुआ तो पड़ोसी राज्य क्या करेंगे? इसे थोड़ा बहुत लालच देंगे और बड़ी आसानी से इसको बहला फुसला लेंगे, और फिर क्या होगा? वापस से राज्य जो है वो तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर राजा तो एक होता है, पर मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, कौटिल्य ने कहीं भी मंत्रियों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है।
पर उन्होंने बताया है कि जो राजा है, जैसा कि मैंने कहा धर्म से बंधा है, निरंकुश नहीं है, उसे किसी भी ज़रूरी काम को करने से पहले क्या करना चाहिए? उसके जो मंत्री हैं, उनसे उसे परामर्श करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। और ये मंत्रणा, ये परामर्श जो है, ये कम से कम कितने मंत्रियों से होना आवश्यक बताया उन्होंने? तो 3 मंत्रियों से होना आवश्यक बताया है। सर ऐसा क्यों? अब देखिए, मान लीजिए 2 मंत्रियों से सलाह ली, तो हो सकता है कि वो 2 मंत्री आपस में क्या करके बैठे हो, साँठ-गाँठ करके बैठे हो। लेकिन अगर मंत्री 3 होंगे, तो उनके बीच में विश्वास पैदा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो सुना ही होगा आपने, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चलिए इस मज़ाक को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वो स्थान देते हैं जनपद को। जनपद, सर ये शब्द जो है थोड़ा सुना-सुना सा लग रहा है। हाँ, आपने सुना है, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पर यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा-सा अलग है, सॉरी। जनपद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जन और पद। अब जन का मतलब तो मैं समझता हूँ आप समझ ही गए हैं कि जन का मतलब होगा जनता। पद, पद का मतलब यहाँ पर उन्होंने लिया है भूमि से। अब मुझे बताइए हम किसके ऊपर चलते हैं? निश्चित तौर पर हम अपने पद जो है, कदम जो है किसके ऊपर चलाते हैं? भूमि के ऊपर चलाते हैं। अब ये जो जनपद है, इसको वो राज्य का क्या बताते हैं? इसको वो राज्य का पैर बताते हैं। अब एक बात समझिए, आपके पूरे शरीर का जो वज़न है, वो कौन उठाता है? निश्चित तौर पर आपके पैर उठाते हैं। तो उसी तरह से राज्य को जो चलाने के लिए जो धन आवश्यक है, वो धन का अर्जन कौन करके देगा? तो वो जनता जो है, वही काम करके देगी। मोची का कार्य हो, चाहे बाल काटने का या फिर कोई भी कार्य। और उसी तरह से जो खेती-बाड़ी वाले किसान हैं, वो किस पर खेती करेंगे? तो वो भूमि के ऊपर ही खेती करेंगे। तो जनपद जो है, वो किसी भी राज्य के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब उसी तरह से जैसे राजा के और अमात्य के गुण बताए गए हैं, मुझे बताइए जनता के भी गुण होने चाहिए कि नहीं? तो निश्चित तौर पे होने चाहिए। जनता के गुण क्या होने चाहिए? सोचिए। तो जनता का सबसे आवश्यक गुण है कि जनता कैसी हो? परिश्रमी हो। सर परिश्रमी, जनता को परिश्रमी क्यों होना चाहिए? एक बात समझिए, जनता जो कर देगी उसी से तो राजा जो है प्रशासन चलाएगा। अगर जनता परिश्रमी ही नहीं है, तो मुझे बताइए क्या राज्य का संचालन हो सकेगा? निश्चित तौर पर नहीं। परिश्रमी के बाद जनता को कैसा होना चाहिए? संपन्न होना चाहिए। सर संपन्न क्यों? तो देखिए अमेरिका की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा क्या है? संपन्न है। और चूंकि अमेरिका की जनता संपन्न है, वो क्या कर सकती है? ढेर सारा कर जो है दे सकती है। तो परिश्रमी के बाद दूसरा क्या है? जनता कैसी होनी चाहिए? संपन्न होनी चाहिए। अब संपन्न के अलावा जनता को कैसा होना चाहिए? जनता को भी निष्ठावान होना चाहिए। अब देखिए भारत की जो जनता है, बहुत ज़्यादा निष्ठावान है। इसी कारण कोरोना के समय हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी दिशा निर्देश दिए, वो भारत की जनता ने क्या करे? ईमानदारी से माने। लेकिन अमेरिका की जनता जो है, उसने अपने जो राजा हैं, अपने जो अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप है, उनके दिशा निर्देशों का प्रॉपर पालन नहीं किया, जिस कारण वहाँ पे कोरोना क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा फैल गया। तो ये है जनपद। अब जनपद के अलावा अगर भूमि की बात करें, तो भूमि के लिए भी उन्होंने गुण बताए हैं। उन्होंने बताया है कि भूमि कैसी होनी चाहिए? तो भूमि संपन्न होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए अफ़गानिस्तान जो है, ये आतंकवादी गतिविधियों में क्यों लिप्त रहता है? अब आप कहेंगे, सर उन्हें आतंकवाद करने में मज़ा आता होगा, यही उनका रोज़गार होगा, इसलिए वो आतंकवाद करते होंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। असल में उनकी जो भूमि है, वो उपजाऊ नहीं है। वहाँ पे नदी, वन, खदानें वगैरह ये सब ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जिस कारण उनके पास जो है आय के साधन ही नहीं है। अब जब ये चीज़ें नहीं है, तो वो मजबूर हैं दूसरों के ऊपर हमला करने के लिए। इसलिए कहते हैं कौटिल्य कि भूमि कैसी होनी चाहिए? संपन्न होनी चाहिए। इसके बाद वो स्थान देते हैं दुर्ग को। अब देखिए, ये ऊपर के जो तीनों हैं, यही मिलकर क्या बनाएँगे? तो यही मिलकर जो है दुर्ग को बनाएँगे, किले को बनाएँगे। दुर्ग किला जो होता है, ये प्रमुखतः कहाँ पे होना आवश्यक होता है? तो जो राजधानी है, वहाँ पर होना आवश्यक होता है। ये तो मुझे लगता है आप सब जानते ही होंगे। किसी भी राज्य की अगर आपने राजधानी को हथिया लिया,
तो आप समझ लो आपने पूरा देश ही क्या करा, अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो राजधानी है, इसको वो कहते हैं कि ये राज्य की क्या है, ये राज्य की बाहें हैं। अब इनको समझने के लिए आपको इनके प्रकार को समझना चाहिए। तो देखिए कौटिल्य जो है वो बताते हैं कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। पहला औदिक, दूसरा पर्वत, तीसरा धानवन और चौथा वन। अब ये क्या है? तो देखिए औदिक, औदिक मतलब ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। अब जो ऐसे दुर्ग होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, इनको भेदना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों होता है? तो मान लीजिए यहाँ पर एक सैनिक जो है नाव लेकर खड़ा है और ये भैया अपने पीछे पूरी सेना लेकर हमला करने आ रहा है। अब ये यहाँ तक पहुंचेगा, उसके पहले ही ऊपर से तीरंदाज क्या करेगा, इसको मार गिराएगा। तो एक तीरंदाज यहाँ पे क्या करेगा, एक तीरंदाज जो है यहाँ पर सैकड़ों तीर बरसाकर सैकड़ों सैनिकों को क्या करेगा, मौत के घाट जो है उतार देगा। उसी तरीके से दूसरा दुर्ग होता है पर्वत दुर्ग। नाम से ही स्पष्ट है, या तो किसी पर्वत पर बना हो या चारों ओर पर्वतों से घिरा हो। इसको भी औदिक दुर्ग की तरह ही भेदना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब जब इसको भेदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो इसलिए कि यहाँ पर मान लीजिए एक सैनिक जो है खड़ा हुआ है और यहाँ से कोई जो है चढ़ाई जो है कर रहा है। तो ये सैनिक तो बहुत दूर से उसको देख लेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, तीर से हमला कर देगा। और ऐसे ही एक सैनिक सैकड़ों सैनिकों को क्या करेगा, मौत के घाट उतार देगा। तो इसीलिए ये दोनों दुर्ग जो है, इन दोनों दुर्गों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इनका इस्तेमाल जो है वो मोर्चाबंदी के उद्देश्य से जो है किया जाता है, क्योंकि इनको भेदना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। इसी तरह से जो धानवन और वन दुर्ग है, वन मतलब जो वन के बीच में हो, जिसके आसपास आप दलदल वगैरह बनाकर जिसका भेदन मुश्किल बना सकते हो। और धानवन मतलब जो मरुस्थल में हो, जो रेगिस्तान में हो। तो ऐसे दुर्ग जो है, इनका प्रयोग राजा के द्वारा किस लिए किया जाता है? तो इनका प्रयोग राजा के द्वारा छिपने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे जो दुर्ग हैं, इनमें छिप के सकते हैं। तो देखिए छिपने के पहले कौटिल्य ने साफ कहा है कि इनमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना जो भोजन है, पानी है, गोला बारूद है, ये सब जो है इसका आपको प्रबंधन जो है अच्छी मात्रा में करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, आप छुपे बैठे हैं, आसपास से आपको सेना ने घेर लिया और पता पड़ा आपका ही किला आपकी क्या बन गया, कब्र जो है बन गया। अब इसके बाद कौटिल्य स्थान देते हैं कोश को। कोश मतलब कि राज्य का खजाना। और इसको जो है वो कहते हैं कि ये राज्य के किसके समान है? तो ये राज्य के मुख के समान है। अब सर खजाना मुंह कैसे हो गया? तो देखिए हमारा जो शरीर है, इसको पोषण के लिए क्या चाहिए? निश्चित तौर पर इसको पोषण के लिए खाना चाहिए। अब ये खाना इसको कहाँ से मिलेगा? तो खाना मुख से मिलेगा और पूरे शरीर को पोषण प्रदान करेगा। उसी तरीके से आपको राज्य में मान लीजिए सेना बनाना है, या फिर आपको जो है क्या करना है, आपको जो है खजाना जो है उससे किला बनाना है। तो दोनों चीजों के लिए क्या लगेगा, दोनों चीजों के लिए आपको धन लगेगा, कोष लगेगा। इसलिए कोष को वो किसके समान बताते हैं? मुख के समान जो है बताते हैं। अब सवाल उठता है ये कोष बनेगा कैसे? तो इस कोष के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि जो कृषि है उसके छठवें भाग से क्या होगा, ये कोष निर्मित होगा। मतलब जो भी किसान कृषि कर रहे हैं वो अपनी आय का छठवां भाग किसको देंगे, कर के तौर पर राजा को देंगे, जो कोष में जमा होगा। और इसी तरीके से जो लोग कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उस व्यापार का 10वां भाग जो है वो किसको देंगे? तो वो भी वो राजा को कोष में जो है देंगे। व्यापार मतलब जूते सिलना, कपड़े धोना, या फिर अगर हम बात करें तो बाल काटना, नाई का काम वगैरह। अब देखिए ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ व्यापार की, ये आज से 2500 साल पहले की कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको इतने आसान तरीके के काम बोल रहा हूँ, पर इसमें आप मसाले बेचना वगैरह भी जो है काउंट कर सकते हैं। अब ये जो कोष है, इसके बारे में कौटिल्य साहब कहते हैं कि ये कोष क्या होना चाहिए, धर्म पूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए। अब इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात है। अब जैसे अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे ऊपर क्या करा, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही तगड़ा लगान लगा दिया। अब उन्होंने इतना तगड़ा लगान लगाया
कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी ही क्या हो गई, उसकी ही कमर जो है टूट गई। अब मुझे बताइए, आपने अपनी सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको ही मार दिया, तो क्या आपको अंडे मिलेंगे आगे? निश्चित तौर पर आपको आगे अंडे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कोष कैसा होना चाहिए, धर्म पूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए। किसी भी उद्योग के शैशव काल में यानी शुरुआत में यानी स्टार्टअप पर आपको जो है कर नहीं लगाना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोष कम होना चाहिए। कौटिल्य साफ कहते हैं कि किसी भी राज्य के पास अपने विपत्ति काल के निर्वाह के लिए क्या होना चाहिए, भरा पूरा कोष जो है होना चाहिए। अब विपत्ति काल, अब आप कहेंगे सर ये विपत्ति काल क्या होगा? तो देखिए बड़ी आसान सी बात है, जैसे आपका किसी से युद्ध हो गया, तो वो युद्ध हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, तो उस समय को सरवाइव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, भरा पूरा कोष होना चाहिए। या फिर मान लीजिए राज्य में कोई महामारी आ गई, तो महामारी भी 1 साल, 2 साल, 3 साल चल सकती है। तो उस समय को काटने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, भरा पूरा कोष जो है होना चाहिए। कोष के बाद कौटिल्य जो है स्थान देते हैं दंड को, और दंड जो है इसके लिए वो बताते हैं किसको, सेना को। और वो बताते हैं कि ये राज्य के किसके समान है, तो ये राज्य के जो मस्तिष्क है उसके समान है। अब आप कहेंगे सर सेना जो है वो मस्तिष्क के समान कैसे हो गई? तो मुझे बताइए, कोई भी गलत काम करने की अगर आपकी इच्छा हो, चोरी चकारी वगैरह, तो आपको ये गलत काम करने से कौन रोकता है? तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमें क्या करता है, गलत काम करने से रोकता है। अब ये मस्तिष्क आपको गलत काम करने से रोक रहा है, तो उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, जो न्याय व्यवस्था होती है, जो सेना होती है, वो क्या करती है, लोगों को गलत चीजें करने से रोकती है। अब ये सेना कैसी होनी चाहिए? तो कौटिल्य कहते हैं कि सेना जो है वो चतुरंगिणी होनी चाहिए। सर चतुरंगिणी ये क्या है? तो मतलब कि इसमें जो है 4 प्रकार के लोग होने चाहिए, हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सेना। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आप इसको कह सकते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो निश्चित बात है पहले की सेना और आज की सेना का जो प्रकार है वो क्या हो गया है, बदल गया है। अब इस सेना के भी कौटिल्य ने क्या बताए हैं, गुण बताए हैं। जैसे सैनिक कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब उसे तलवार भाला अच्छे से चलाना आना चाहिए। अब समझिए अगर सैनिक जो है प्रशिक्षित नहीं होगा तो क्या होगा, जंग में आपके 10 सैनिक जो है सामने वाला एक प्रशिक्षित सैनिक ही क्या करेगा, मार गिराएगा। इसके अलावा वो बताते हैं कि जो सेना है उसको कैसा होना चाहिए, सेना जो है उसको राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। अब इस बात को जरा समझिए, अगर आपके सैनिक जो है वो अपने राष्ट्र से प्रेम ही नहीं करते तो मुझे बताइए क्या वो जटिल परिस्थितियों को झेल पाएंगे? मतलब क्या वो अपने से बड़ी सेना का सामना करना चाहेंगे? वो तो अपनी एक्सपर्टीज से शुरू में ही हिसाब ला के कह देंगे सर ये युद्ध हम जीत ही नहीं सकते, वो हमसे 1.5 गुना है। तो जो सेना है वो प्रशिक्षित होने के साथ साथ वीर और राष्ट्र प्रेमी भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सेना में तो क्षत्रिय ही भर्ती होते होंगे ना? तो देखिए हाँ, कौटिल्य यही कहते हैं कि सेना के लिए सबसे उपयुक्त जो है क्षत्रिय होते हैं। लेकिन लेकिन वो इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो शूद्र है, जो वैश्य है, उनको भी क्या किया जाना चाहिए, सेना में जो है शामिल किया जाना चाहिए। अब समझिए जो कौटिल्य हैं वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं, इसलिए वो परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। पर मैं एक बात बता दूं, वो खुद ब्राह्मण होते हुए भी साफ कहते हैं कि ब्राह्मणों को कभी सेना में शामिल नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। सर ऐसा क्यों? तो देखिए ब्राह्मण जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें कितना ही क्रोध आ रहा हो, अगर आप उन्हें थोड़ा सा आदर सत्कार दे दो, नमस्ते जी कर दो, तो वो जो है तथास्तु बोल देते हैं। अब सेना में भी अगर ब्राह्मण ऐसा करने लग गए तो भैया शत्रु जो है वो तो इनका फायदा उठा लेगा। तो इसलिए वो कहते हैं ब्राह्मण को सेना में जितना हो सके नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद वो आखिर में रखते हैं मित्र को। मित्र के लिए वो बताते हैं कि ये राज्य के कान के समान होता है। अब मुझे बताइए हमारे कान क्या करते हैं? भाई हमारे खिलाफ अगर कोई भी षड्यंत्र हो रहा है, कानाफूसी हो रही है, तो ये षड्यंत्र कानाफूसी जो है
हमें बताने का काम कौन करते हैं? हमारे कान। उसी तरीके से बाहर के जो राज्य हैं, वो अगर आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई भी विद्रोह करने की नीति बना रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी कौन देगा? तो वो आपके मित्र जो हैं लाके देंगे। पर मुझे एक बात बताइए, ये मित्र जो है, ये जानकारी कब देंगे? ये मित्र ये जानकारी तब देंगे जब वो कैसे हों? वफ़ादार हों। अब समझिए, अगर आपके मित्र वफ़ादार नहीं हैं, तो देखिए इस विषय में कौटिल्य ने साफ कहा है कि लालची और आलसी मित्र जिसके भी होते हैं, उसका पतन जो है वो निश्चित होता है। अब आप कहेंगे, सर मित्र को हम वफ़ादार कैसे रखें? तो देखिए मित्र को वफ़ादार रखने के लिए वो कहते हैं कि आप अपने मित्र को क्या करिए? उपहार दीजिए। उपहार के अलावा उसको आवश्यकता पड़ने पर आप क्या दीजिए? मदद दीजिए। तो जब आप उपहार देंगे, उसको खुश करने वाली चीज़ें देंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करेंगे, तो जब आपको आवश्यकता होगी, तो उस समय वह भी आपकी क्या करेगा? मदद जो है करेगा। इसके अलावा कौटिल्य बताते हैं, कौटिल्य जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि उनकी कई सारी बातें वर्तमान समय में मतलब 2500 साल बाद भी क्या है? प्रासंगिक है। जैसे कौटिल्य कहते हैं कि ये मित्र जो है सिर्फ युद्ध में ही सहायता नहीं करता है, ये जो है ये किसी भी राज्य के विदेशी व्यापार जो है उसको बढ़ाने में भी सहायक होता है। अब देखिए अमेरिका जो है वो भारत से संबंध क्यों बना के रखता है? क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत एक ग्लोबल मार्केट है। भारत जो है उसके पास 1 अरब से ऊपर की आबादी है, तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ये सब क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट जो हैं ये भारत में जो है बेच सकते हैं। तो एक अच्छा मित्र क्या करता है? आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने में भी क्या करता है? सहायता जो है करता है। अब जैसा कि मैंने कहा, कौटिल्य का ये जो सप्तांग सिद्धांत है, ये वर्तमान में भी क्या है? प्रासंगिक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में स्वामी का स्थान किसने ले लिया है? तो संप्रभुता के कॉन्सेप्ट ने ले लिया है। संप्रभुता मतलब कि जो यह बताता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी मामले यानी विदेशी मामलों के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसको किसी बाहरी ताकत से, बाहरी देश से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अमात्य का स्थान किसने ले लिया है? तो अमात्य का स्थान जो है सरकार ने ले लिया है। वर्तमान में हर देश में ही लगभग क्या पाई जाती है? सरकार जो है पाई जाती है। जनपद मतलब जनता और भूमि, तो निश्चित तौर पे इनका तो महत्व जो है वो कर का पैसा इकट्ठा करने के लिए बना ही हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कोष, तो निश्चित तौर पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा, या फिर अगर हम बात करें तो अपनी खुद की करेंसी, ये क्या है? ये एक तरह से कोष ही है। सेना की अगर मैं बात करूं तो सेना के रूप में हमारे यहाँ वर्तमान में क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है होती है। और अच्छे मित्र ये तो निश्चित तौर पर किसी के भी काम आते हैं, किसी भी देश के क्या आते हैं? आज भी जो है काम आते हैं। सिर्फ एक का महत्व जो है हालिया सालों में लगभग खत्म हो चुका है, जो कि है दुर्ग। क्योंकि क्या होता है, आजकल जो है बड़ी-बड़ी तोपें आ गई हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो बड़े-बड़े हवाई जहाज आ गए हैं। ये क्या करते हैं? हवाई हमले से बड़े ताकतवर ताकतवर दुर्ग को क्या करते हैं? मार गिराते हैं। तो इसलिए दुर्ग का महत्व अब क्या हो गया है? काफी हद तक खत्म हो चुका है। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें तो कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार है वो आप काफी हद तक अब समझ चुके हैं। और अगर मैं इनको एक सार के रूप में बताऊं तो राजा यहाँ पर क्या होता है? धर्म से बंधा होता है। यानी कि जो प्रजा है उसके सुख में ही क्या है? उसके सुख में ही राजा का सुख है। और प्रजा के जो हित है उसमें ही क्या है? राजा का हित है। इसको अगर मैं आपको एक और उदाहरण से क्लियर करूं तो जो फ्रांस की क्रांति है उसमें क्या हुआ था? निश्चित तौर पर जो राजा है वो जनता के ऊपर मनमाना कर लगा रहा था, जिससे जनता जो है बहुत बहुत परेशान हो गई थी। अंततः क्या करा जनता ने? जनता ने सीधा हमला बोल दिया, अपने ही राजा के ऊपर विद्रोह कर दिया, क्रांति ला दी और अपने राजा को गद्दी से तो हटाया, साथ ही साथ उसका गला भी क्या कर दिया? कटवा दिया। तो मुझे लगता है अब आप समझ सकते हैं कि जो धर्म से बंधना है वो सिर्फ प्रजा के लिए अच्छा नहीं है, वो राजा के लिए भी क्या है? अच्छा है। अब हम समझते हैं कौटिल्य की विदेश नीति, इसको आप कूटनीति भी कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों? तो देखिए
जो कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार है, उनसे जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कौटिल्य की विदेश नीति ऐसी क्या अलग है? तो देखिए, विदेश नीति में ये सबसे पहले कहते हैं कि जो राज्य है, उसका हित क्या है, सर्वोपरि है। मतलब कि अगर राज्य के सामने जो है विकल्प है कि उसको अपने राज्य का हित देखना है या फिर उसको नैतिकता और धर्म देखना है, तो कौटिल्य ने साफ कहा है कि राजनीति जो है वो धर्म और नैतिकता के बंधन से क्या है, मुक्त है। राज्य के हित के आगे कोई नैतिकता, कोई धर्म का अस्तित्व नहीं है। अब इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर आज से 2500 साल के पहले की जरा आप सोचिए। उस समय एक शक्तिशाली राजा हमेशा एक कमजोर राजा को अपना ग्रास जो है बनाने के लिए, अपना खाना जो है बनाने के लिए आतुर रहता था। तो ऐसे समय में मुझे बताइए, धर्म और नैतिकता क्या इनकी ज्यादा जरूरत थी या अपने राज्य को बचाने की ज्यादा जरूरत थी? अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तराइन का जो पहला युद्ध है, वो तो पृथ्वीराज जीत गए थे, पर दूसरा युद्ध जो है वो हार गए थे। तो वो क्यों हारे थे? वो कहीं ना कहीं अपनी धर्म और नैतिकता के कारण हारे थे, क्योंकि जो राजपूत है वो किसी की पीठ पर वार नहीं करते थे, पर जो मोहम्मद गोरी की सेना थी वो ऐसी किसी धर्म और नैतिकता का पालन नहीं कर रही थी। अब मुझे बताइए, इसका परिणाम क्या हुआ? निश्चित तौर पर जो पृथ्वीराज चौहान है, उनका साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या मतलब कि ऐसी धर्म और नैतिकता जिसने अपना राज्य ही डुबा दिया। इसलिए कौटिल्य कहते हैं राज्य का हित क्या है, सर्वोपरि है। और इसीलिए इनकी जो विदेश नीति है, इसको आप कूटनीति भी कह सकते हैं। अब इसमें जो है हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है: मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति और चातुर्गुण्य नीति। सबसे पहले हम समझते हैं मंडल सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए मंडल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मंडल का मतलब होता है राज्यों का व्रत, यानी राज्यों का गोला कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, ये राज्यों का व्रत जो है ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो देखिए, किसी भी देश की अगर हम बात करें तो विदेश नीति में कौटिल्य साहब कहते हैं कि हर देश का लक्ष्य है अपनी शक्ति को बढ़ाना, और अपनी शक्ति को अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको मैत्री संबंध जो है स्थापित करने पड़ेंगे। सर, शक्ति को बढ़ाना क्या वाकई में जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। आप वर्तमान में भी देख लीजिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है जो अपनी शक्ति को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, अपने राज्य के विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। पर वहीं चाइना, पाकिस्तान, ये क्या करते हैं, ये हमेशा हमारी जो भूमि है उसको लेने की फिराक में रहते हैं। तो कौटिल्य साहब कहते थे कि विदेश नीति में आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शत्रु जो है वो अपनी शक्ति बढ़ाकर आपको क्या कर देगा, आपको खत्म कर देगा। तो इस सर ये मंडल सिद्धांत किस लिए है? तो देखिए, इस मंडल सिद्धांत के जरिए कौटिल्य कहते हैं कि मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप क्या कर सकें, आप अपने शत्रु और अपने मित्र, इनकी क्या कर सके, पहचान कर सके। और मंडल सिद्धांत यही करता है, शत्रु और मित्र की पहचान करने में सहायता करता है। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि ये जो मेरा राज्यों का व्रत है, इसके केंद्र में कौन रहता है? तो इसके केंद्र में विजिगीषु रहता है। सर, विजिगीषु ये क्या होता है? तो देखिए, नाम में ही क्या आ रहा है, नाम में ही विजय आ रही है। मतलब कौटिल्य कहते हैं कि एक ऐसा राजा जो अपने आसपास के सारे राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है, अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ऐसा राजा क्या होता है, विजिगीषु होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप अपना राज्य जो है उसका विस्तार करना चाहेंगे शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो इससे किसको तकलीफ होगी? निश्चित तौर पर इससे जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उनको तकलीफ होगी। तो अब जो सामने का आपका पड़ोसी राज्य है, उसको कौटिल्य बताते हैं कि ये क्या है, ये अरि है। अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब कौटिल्य बताते हैं कि शत्रु होता है। और उसी तरह से जो विजिगीषु के ये पीछे वाला राज्य है, इसको वो कहते हैं ये क्या है, तो ये पार्श्व निग्रह है, यानी कि पीठ का शत्रु है। सर, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे शत्रु होते हैं? हाँ, कौटिल्य साहब कहते हैं कि आपका जो पड़ोसी राज्य है वो आपका स्वाभाविक शत्रु है। सर, हमें तो ये बात सही नहीं लग रही। तो देख लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पाकिस्तान हमारा क्या है, शत्रु है। उसी तरह से चाइना हमारा क्या है, शत्रु है।
और बांग्लादेश श्रीलंका से भी हमारे जो संबंध है बहुत ज्यादा अच्छे जो हैं नहीं है। अब एक चीज समझिए, अब ये अरी आपका क्या है, शत्रु है। तो अब ये जो अरी है इसका भी तो क्या होगा, इसका भी तो कोई ना कोई पड़ोसी होगा, और जो इसका पड़ोसी है वो अब इसका क्या होगा, वो इसका शत्रु होगा। तो जो विजिगीषु है वो उसके लिए वो कौटिल्य कहते हैं कि जो शत्रु है उसका शत्रु आपका क्या हो जाएगा, आपका मित्र हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपका पीठ का शत्रु है पार्श्व निग्रह, उसी तरह से उसके और जो पीछे दिया है आक्रंद, ये क्या हो जाएगा, आपका पीठ का मित्र हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाल गोला है ये क्या है, ये सारे आपके शत्रु हैं, और जो हरा गोला है वो सारे आपके क्या हैं, मित्र हैं। कौटिल्य यहाँ पर ये राज्यों का व्रत आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों का बनाते हैं, तो वो इसको 12 राज्यों का व्रत जो है बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये और राज्य आ गए, आक्रंद के पीछे पार्श्व ग्रह सार और आक्रंदा सार, मित्र के पीछे अरि मित्र, मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र। अब जैसा कि मैंने कहा जो लाल गोले में है वो आपके क्या हैं, वो आपके शत्रु हैं, और जो हरे गोले में हैं वो आपके क्या हैं, मित्र हैं। अब देखिए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आपने तो 12 राज्य बोले थे, ये तो 10 ही राज्य हुए। तो देखिए 2 और राज्य जो हैं वो हैं मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। सर अब ये क्या होता है, तो देखिए बड़ा आसान है। अब मध्यम राज्य को देखिए, ये मध्यम राज्य जो है ये विजिगीषु की बाउंड्री से लग रहा है, और उसी तरीके से आप जरा ध्यान से देखिए ये जो विजिगीषु का दुश्मन है यानी कि अरी, उसकी बाउंड्री से भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है। मतलब कि ये मध्य में है, ये दोनों राज्यों की सीमाओं से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। अब इसको कौटिल्य मध्यम राज्य कहते हैं क्योंकि उसे ये उनको जो है मध्यम राज्य को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि ये मध्यम राज्य अगर विजिगीषु के साथ मिल जाए तो विजिगीषु युद्ध जीत जाएगा, और अगर ये अरी के साथ मिल जाए तो अरी युद्ध जीत जाएगा। कहने का मतलब ये इतना शक्तिशाली है कि ये किसी के साथ भी क्या कर सकता है, मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है, क्योंकि ये दोनों की सीमाओं से क्या करता है, टकराता है। अब लेकिन जो कौटिल्य की थ्योरी है उसमें मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य नाम में ही क्या है, उदास, मतलब आप इसको कुछ भी कहें ये क्या नहीं देगा, आपको किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब जरा इसकी लोकेशन भी देखिए, ये क्या है, जो आपका राज्य है विजिगीषु अरी का उससे काफी दूर है, मतलब ये दोनों की सीमाओं से क्या नहीं करता, टकराता नहीं है। सर पर इससे तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो हम दोनों से ही क्या है, बहुत दूर है। पर कौटिल्य साहब कहते हैं कि ये जो उदासीन राज्य है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जितने भी राज्य अभी तक हमने देखे ये उन सब राज्यों से क्या है, ये उन सब राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसका जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, इसमें अच्छे से हमें समझ नहीं आ रही बात। तो देखिए मैं आपको यही बात जो है द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध से बताता हूं। अब मुझे बताइए जो युद्ध थे वो किसके बीच चल रहे थे, जर्मनी और फ्रांस के बीच चल रहे थे, पर इन युद्धों में उदासीन राज्य कौन था, अमेरिका था। अब अमेरिका जो है आप देख सकते हैं इन दोनों की सीमाओं से क्या था, काफी ज्यादा दूर था, पर यही अमेरिका, इसी ने क्या करा, दोनों युद्धों में निर्णायक जो है वो बाजी जो है मारी, क्योंकि ये दोनों से ही क्या था, शक्तिशाली था। तो जब ये युद्ध में कूदा तो जर्मनी को अपने क्या करने बैठ पड़ गए, घुटने जो है टेकने पड़ गए। आप देख सकते हैं कि कौटिल्य जो है उनकी बात जो है कितनी प्रासंगिक सिद्ध हो रही है। अगर हिटलर को ये बातें पता होती तो हो सकता है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो है जीत जाता। तो ये हो गए उदासीन राज्य भी, टोटल 12 राज्य। अब समझिएगा जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकों में आपको मिलेगा कि कौटिल्य जो है वो 4 प्रकार के मंडलों की व्याख्या करते हैं। अब बड़ा आसान है, पहले हो गए कौन, जो आपके सारे शत्रु हैं, यानी ये अरी और पार्श्व निग्रह सब तरह के। दूसरे हो गए कौन, जो आपके मित्र हैं, यानी कि मित्र, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आक्रंद, यानी आपके पीठ के मित्र। तीसरे वो बताते हैं कौन हो जाते हैं, मध्यम राज्य, जो दोनों की सीमाओं से क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। और चौथा वो बताते हैं किसको, उदासीन राज्य को। तो ये क्या हो गए, 4 तरह के
क्या हो गए, मंडल हो गए, जो पुस्तकों में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कौटिल्य जो है वो बहुत गहरी सोच वाले विचारक थे। उनका जो सप्तांग सिद्धांत है और जो मंडल सिद्धांत है, वो इन दोनों को जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। वो साफ कहते हैं कि एक राजा जो है, उसे हमेशा 72 तत्वों का, 72 एलिमेंट्स का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सप्तांग सिद्धांत में एक राज्य के अगर हम बात करें तो 7 एलिमेंट होते थे, तत्व होते थे, और यहाँ आप बोल रहे हैं 12 राज्य, तो 12 सत्ते तो एक बड़ा फिगर हो जाएगा। फिर आपने 72 कैसे कह दिया? तो देखिए कौटिल्य जो है वो बहुत अच्छे गणितज्ञ भी थे। समझिए जरा कि एक तो आप क्या हो गए स्वयं विजिगीषु, यानी कि भाई साहब जो युद्ध क्या कर रहा है, लड़ रहा है। उसके अलावा 11 लोग क्या हो गए, 11 लोग आपके या तो मित्र हो जाएंगे या फिर आपके शत्रु हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 12 जो है राज्य हो गए। अब इनको कौटिल्य कहते थे कि ये क्या है, ये 12 राज्य प्रकृतियां हैं। ये क्या है, 12 राज्य प्रकृतियां हैं। अब एक चीज समझिए, जो 12 राज्य हैं उसमें आपने क्या बात कर ली, एक तो राजा की बात कर ली जो एक है, और दूसरा 11 लोगों की बात कर ली जो उसके मित्र हैं या फिर शत्रु हैं। तो 12 प्रकार के आपने राज्यों की बात कर ली। अब राजा और मित्र के बाद मुझे बताइए कितने तत्व बचे? निश्चित तौर पे 5 तत्व बचे हैं। और राज्य कितने हैं? तो 12 राज्य हैं। तो 12 पंजे मुझे बताइए कितने हो जाएंगे? निश्चित तौर पे ये 60 होंगे। इन्हें वो क्या कहते थे? इन्हें वो कहते थे कि ये क्या है, उप प्रकृतियां हैं। ये क्या है, उप प्रकृतियां हैं, मतलब वही जो आपने सुना है कोश, या फिर अगर हम बात करें सेना वगैरह। तो 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो 12 और 60 ये जोड़कर कितना होगा? निश्चित तौर पे ये हो जाएगा 72। तो ऐसा था कौटिल्य का गणित। अब मुझे लगता है ये बात आपको ढंग से समझ नहीं आई होगी, तो इसको आप एक दो बार रिवाइंड करके देखिए, बड़े अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर ये जो वृत्त है ये 12 राज्यों का ही क्यों बना है? क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो आजादी के पहले 550 रियासतें थी। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, कौटिल्य के जो विचार हैं वो एकदम व्यावहारिक हैं। आप एक बार में 550 मोर्चे नहीं खोल सकते हो, 550 राज्यों से युद्ध नहीं कर सकते हो। तो आपके जो आसपास के राज्य हैं उन्हीं की वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं 12 राज्यों की वो बात कर रहे हैं, ये उनका व्रत हो गया। पर जब आप इन 12 राज्यों को फतेह कर लोगे तो फिर क्या होगा, वापस से ये चक्र जो है शुरू हो जाएगा। और मान लो आपने पूरा भारत ही फतेह कर लिया तो पूरा भारत क्या बन जाएगा, विजिगीषु बन जाएगा, और फिर से ये चक्र क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या भारत विजिगीषु है? तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी राज्य जो अपना विस्तार करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो क्या है, वो विजिगीषु है। जैसे अगर हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें जर्मनी क्या था, विजिगीषु था। वर्तमान परिस्थितियों की हम बात करें तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाने वाला जो रूस है, रशिया है, वो क्या है, वो विजिगीषु है। तो विजिगीषु जो है कोई भी हो सकता है, जो युद्ध का बिगुल बजाएगा वहीं से क्या हो जाएगा, मंडल सिद्धांत का चक्र जो है शुरू हो जाएगा। काफी व्यवहारिक बातें हैं कौटिल्य की, इसीलिए कौटिल्य को इतना पूछा जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान के 2500 साल बाद के समय पर भी उनके लॉजिक्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब शत्रु और मित्र की पहचान के बाद आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर हमें ये तो पता पड़ गया कि कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। अब मुझे बताइए शत्रु के साथ, मित्र के साथ आप कौन सी नीति अपनाएंगे? तो इसके लिए कौटिल्य बताते हैं 6 सूत्रीय विदेश नीति, षाटगुण्य नीति। इसमें उनकी सबसे पहली नीति है संधि की नीति। अब मुझे बताइए, मान लीजिए आपका सामना अपने से बहुत शक्तिशाली या आपके बराबर ताकत वाले राजा से हो गया, तो अब क्या करेंगे? आप कहेंगे सर अपने से शक्तिशाली है फिर तो युद्ध करना व्यर्थ ही है, पर समतुल्य है तो भी उससे एक बार युद्ध जो है कर सकते हैं। तो देखिए कौटिल्य साफ कहते थे युद्ध जो है उसको हमेशा आखिरी विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। क्योंकि समझिए जब भी दो राज्य आपस में युद्ध करते हैं तो दोनों का ही नुकसान होता है। कोरोना में मेरे ख्याल से आप सबने सुना होगा कि इस कोरोना में 2 साल में इतना नुकसान हुआ है कि ये पूरी दुनिया 10 साल जो है पीछे चली गई है। तो कौटिल्य हमेशा सबसे ऊपर और सबसे पहले रखते हैं किसको, संधि को।
मतलब आप क्या करिए, शांति की नीति जो है अपनाइए। अब आप कहेंगे सर अगर शत्रु जो है वो शक्तिशाली हो तो क्या करें? तो देखिए कौटिल्य तब भी कहते हैं कि शत्रु से भी क्या कर लो, शत्रु से भी संधि कर लो। लेकिन ये संधि इसलिए नहीं है कि तुम डर गए हो, तुमने घुटने टेक दिए। ये संधि इसलिए है कि कालांतर में तुम्हें उसे क्या करना है, निर्बल बनाना है और पराजित करना है। इस नीति के सबसे बड़े चैंपियन जो है हम कह सकते हैं अंग्रेजों को। अंग्रेज जो है जब भी उन्हें कोई ऐसा मिलता था जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो तो वो उससे संधि कर लेते थे कि भाई साहब आप बहुत शक्तिशाली हो, हम तो आपसे समझौता कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं। पर जैसा कि आपको पता होगा जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने क्या करा, पहले तो सिराजुद्दौला जो है उसके सामने वो झुक गए, लेकिन बाद में उसने उन्हें अंग्रेजों ने उसके सारे मंत्री संतरी सेठ सेना व्यापारी सबको क्या करा, अपनी तरफ कर लिया। फिर जब सिराजुद्दौला युद्ध लड़ने गए तो उनने इधर देखा, उनने उधर देखा, तो उन्हें पता पड़ा मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं, ये थे अंग्रेज। इसलिए इस नीति में तो आप उन्हें वर्ल्ड कप भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने समझा संधि का अगला कदम क्या है, तो संधि का अगला कदम है विग्रह। मतलब अपने राज्य की रक्षा करते हुए आपको अगर भरोसा है कि आपके पास गोला बारूद रसद सब कुछ जो है अच्छी मात्रा में है, तो क्या करो, शत्रु के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दो। या फिर आपको लगता है कि जो आपका दुश्मन है वो अभी कमजोर है, जैसे कि जो अंग्रेज है उन्हें तीसरे युद्ध जो है मराठा का जो बैटल था, पानीपत का तीसरा युद्ध था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसके पश्चात जो है अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में मराठा जो है कमजोर है, तो उन पर क्या करो, हमला कर दो, विग्रह जो है वो कर दो। पर ये तभी करना जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो कि सामने वाले पर आप क्या हो, भारी हो। अब इसी का वो अगला कदम बताते हैं किसको, यान को। अब यान का मतलब यहाँ हवाई जहाज नहीं है, यान का मतलब यहाँ युद्ध के अभियान से है। मतलब कि क्या करो, शत्रु के ऊपर जो है चढ़ाई कर दो, शत्रु के ऊपर धावा ही बोल दो। अब आप कहोगे सर ये विग्रह और यान ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो देखिए एक जैसे नहीं है। विग्रह कैसा होता है, विग्रह जो है रक्षात्मक होता है, वहीं यान कैसा होता है, यान जो है आक्रामक होता है। इसीलिए मैंने कहा विग्रह का अगला कदम क्या होता है, विग्रह का अगला कदम जो है यान होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है आसन। अब आसन, मुझे बताइए आसन से आप क्या समझते हैं? सर आसन मतलब जिस पर एकदम आराम से विश्राम की मुद्रा में हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो सर यहाँ पे आसन का मतलब शत्रु कुछ भी कर रहा हो, अगर बहुत शक्तिशाली है तो अपन तो एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, उसे जो करना है करने दो। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे आसन का मतलब कौटिल्य बताते हैं क्या है, तटस्थता है। पर इस तटस्थता का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, इस तटस्थता का मतलब है युद्ध की घोषणा किए बिना युद्ध की क्या करना, तैयारी करना। आपको जो है युद्ध की घोषणा नहीं करना है, पर युद्ध की क्या करना है, तैयारी करना है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जासूस भेजो वहां पर, लोगों को भड़काने की कोशिश करो, राजद्रोह जो है करवाने की कोशिश करो। इस नीति में अगर मैं बात करूं तो बड़े चैंपियन है पाकिस्तान वाले। वो क्या करते हैं, भैया खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, पर हमारे जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, कराची के महलों के सपने जो है दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, राजद्रोह जो है करवाना चाहते हैं। अब इसके पश्चात अगला है संशय। संशय, अब भैया इसका मतलब जो है संशय या डाउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है शरण। अब एक चीज समझना, अगर आपका सामना अपने से शक्तिशाली राजा से हो रहा है, तो अगर आप महत्वाकांक्षी हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अपने से, तो अपने से जो आपका दुश्मन है उससे भी शक्तिशाली राजा से क्या ले लेनी चाहिए, शरण जो है ले लेनी चाहिए। पर सर एक बात बताइए, अगर हमारा जो शत्रु है उससे शक्तिशाली हमें कोई मिल ही नहीं रहा, तब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य कहते हैं अपने शत्रु की ही शरण ले लो कि साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो अब आप कहोगे सर शत्रु की शरण लेना ये कहां तक उचित है? तो देखिए कौटिल्य साफ कहते हैं
राज्य हित सर्वोपरि, मतलब अपने जनपद, अपने राज्य को बचाने के लिए अगर आपको नैतिकता और धर्म का त्याग करना पड़ रहा है तो इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका राज्य बच जाए ये क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो आखिरी स्थान पर रखते हैं द्वेदी भाव को। अब देखिए द्वेद, द्वेद नाम से ही स्पष्ट है दो, तो यहाँ पर वो कहते हैं एक साथ दो नीति क्या करें, चलाएं। एक नीति किसकी होगी, संधि की, और दूसरी नीति जो है किसकी होगी, विग्रह की। यहाँ पर वो कहते हैं एक राजा से क्या कर लो, संधि कर लो, और दूसरे राजा से क्या कर लो, विग्रह कर लो। मतलब सर, मतलब दूसरे राजा से विग्रह कर लो का ये है कि दूसरे से तो भैया शत्रुता निभाओ, उसको नष्ट करने में पूरी जान जो है लगा दो, पर जो पहला राजा है उससे क्या करो, उससे मदद लो। उससे कैसी मदद लो भैया, उससे उसके खजाने की मदद ले लो, उससे उसके सैनिक जो है वो मांग लो, ठीक है। अब संधि होगी तो इतना तो करना पड़ेगा ना, और दूसरे को नष्ट करने पे तुल जाओ। अब सर ऐसा कौन करता है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा होता है। जो जर्मनी है उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही किया था। उसने जो जापान है उसके साथ जो है संधि की थी, और जो फ्रांस है उसके ऊपर क्या करा था, हमला जो है कर दिया था। मतलब एक से मदद ले रहा है और दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, धावा बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, जो कौटिल्य के ये विचार हैं ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी क्या है, काफी हद तक प्रासंगिक हैं। इसके अलावा जो कौटिल्य है वो अपनी विदेश नीति के संचालन के लिए 4 उपाय जो हैं बताते हैं, और ये 4 उपाय जो हैं वो बताते हैं कि ये बिल्कुल क्रमागत है। मतलब अगर आपको जो है कोई शक्तिशाली राजा मिलता है तो सबसे पहले उसके साथ आपको क्या करना है, तो आपको साम की नीति अपनाना है। सर साम ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है, हाँ ये वही नीतियां हैं जो घर घर में आजकल प्रचलित हो चुकी है कि अपना लक्ष्य अगर पूरा करना हो तो साम दाम दंड भेद कुछ भी तुम्हें लगाना पड़े तो उससे पीछे मत हटना। तो साम जो है ये क्या है, तो देखिए ये जो है बातचीत की नीति है, यानी कि ये भी शांति की नीति है। तो अब देखिए अपने से शक्तिशाली से अगर आपका सामना हो रहा है तो बातचीत करो, उसे समझाने की कोशिश करो कि युद्ध में देखो कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा भी नुकसान होगा मेरा भी नुकसान होगा, तो क्यों युद्ध करना, नहीं करते हैं। पर एक बात समझिए, कई बार आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो बातचीत से मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, शक्तिशाली जो है। तो अब उनका क्या करें, तो उनके लिए कौटिल्य कहते हैं कि उनको दाम से आपको क्या करना चाहिए, अपनी बात जो है मनवाना चाहिए उनसे। अब दाम मतलब धन, मतलब उन्हें कोई ऐसा उपहार दीजिए, धन दीजिए जो उन्हें जो है पसंद हो, जिसके जरिए वो आपके ऊपर क्या करे, हमला करने का विचार जो है त्याग दे। जो मराठा है उनके लिए यही नीति जो है अपनाई जाती थी मध्यकालीन युग में। वो किसी जगह पर अपना हमला ना कर दे, इसके लिए उनको जो है कर दिया जाता था, जिसको आप सब जो है इतिहास में चौथ कर के नाम से जानते हैं। सर अगर कोई साम और दाम जो है उससे भी नहीं मान रहा, उससे भी बात नहीं बन रही, तो फिर क्या, तो फिर कौटिल्य कहते हैं कि किसकी नीति अपनाओ, भेद की नीति अपनाओ। अब भेद क्या होता है, तो देखिए भेद का मतलब होता है फूट डालो, फूट डालो राज करो। मतलब कि जो आपके आसपास के राज्य है उनमें क्या करो, उनमें फूट डालने का प्रयास करो। अब एक बात समझिए, ये भेद ये कोई कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि कमजोर की बात जो है उसमें लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो इसलिए कौटिल्य साफ कहते हैं कि जो साम और दाम है ये किसके लिए है, ये एक निर्बल राजा के लिए है। मतलब ऐसा राजा जिसके पास बहुत ज्यादा बल नहीं है। और वहीं भेद और इसके बाद हम देखेंगे दंड, ये किसके लिए है, तो ये एक शक्तिशाली राजा के लिए है जो क्या कर सकता है, अपने बल का प्रयोग जो है कर सकता है। अब आप कहेंगे सर फूट डालना, इसका कोई उदाहरण देंगे तो बड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए इसका भी उदाहरण क्या है, अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें पता था हिंदू और मुस्लिम जो है इन्हें साम दाम से खरीदा नहीं जा सकता। तो वो क्या करते थे, उन्होंने देखा हिंदू से कमजोर कौन है, मुस्लिम है। तो जब हिंदू से भारत में मुस्लिम कमजोर है तो उन्होंने किसकी साइड होना शुरू कर दिया, मुस्लिम की साइड होना शुरू कर दिया। और जैसे ही भारतीयों ने, यानी मैं कह रहा हूं हिंदुओं ने इसका विरोध किया, तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या करा, मुस्लिमों को बोला देखो ये तुम्हारा भला नहीं चाहता है।
तो ऐसा करके अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप तो जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हमारे विचारक कौटिल्य को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजों ने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो यही तो होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर रहती है। अपनों की कदर हम नहीं कर पाते हैं, पर दूसरे जो है कर लेते हैं। भेद के बाद वो अगला बताते हैं दंड को, कि अगर भेद से भी बात नहीं बन रही तो फिर क्या करो, दंड दो। पर देखिए कौटिल्य है, उन्हें कुटिल भी कहा जाता है, तो वो यहां भी साफ कहते हैं दंड का मतलब सीधा युद्ध नहीं छेड़ देना है। दंड का मतलब सामने वाले को क्या करो, भय दिखाओ। मतलब दंड का उसको क्या दिखाओ, भय दिखाओ, उसे डराओ। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, तो देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा है वर्तमान में, अमेरिका रशिया को दंड का भय दिखा रहा है। अमेरिका ने उसके सारे व्यापार के जो कनेक्शन है वो काट दिए हैं। अमेरिका ने जो भी रशिया में बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, इनको वापस बुला लिया है। इससे रशिया को क्या हो रहा है, इससे रूस जो है उसको काफी आर्थिक नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। ये क्या है, ये दंड का भय है। और जब इससे भी बात ना बढ़े, किसी भी तरीके से जो शत्रु है वो आपके नियंत्रण में आ ही ना रहा हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शक्तिशाली राजा की नीति है। तो उसके पश्चात आप क्या कर सकते हो, युद्ध जो है छेड़ सकते हो। पर यह ध्यान रहे, कौटिल्य साहब कहते हैं कि पहले अपनी शक्ति का आकलन करो। आपके पास कितना भोजन है, कितना पानी है, कितना गोला बारूद है, ये सब पहले समझो। उसके पश्चात ही क्या करो, उसके पश्चात ही युद्ध का जो बिगुल है वो बजाओ। तो ऐसी थी कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा।